आज की इस वीडियो में हम भूगोल कक्षा 12वीं की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखने जा रहे हैं क्लास 12 के, जिनके एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 भूगोल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। यहाँ पे कुछ डिज़ाइन दी गई है, क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो मानव भूगोल, प्रकृति और विषय क्षेत्र है वो 5 मार्क्स का आ रहा है और 10 मार्क्स का रहेगा। ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो मैं बताना चाहूँगा। आप 3 मिनट की वीडियो स्किप कर सकते हैं क्योंकि इनको मैं 3 मिनट के अंदर आपको बता दूंगा। जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो 10 मार्क्स का आएगा और जो बस्ती वाला जब मानव बस्ती है वो लगभग 5 मार्क्स का आएगा। तो ये टर्म 1 का है अप्रॉक्स चैप्टर, और यहीं हम देखें तो टोटल 35 मार्क्स का रहेगा और पर क्वेश्चन 0.7 मार्क्स का रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन पेपर। तो आप सभी जानते होंगे कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में। तो चलिए पहला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से मानव भूगोल के सिद्धांत। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक मानव भूगोल का वर्णन नहीं करता। तो समकलनात्मक अनुशासन, द्वैधता, पराश्रित, ये दोनों वर्णन करते हैं मानव और पर्यावरण के बीच। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोग और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो वो है प्रौद्योगिकी। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं। तो यदि हम देखें तो जो अन्वेषण और विवरण है वो सबसे शुरू में आया था आरंभिक उपनिवेशवाद में। फिर क्षेत्रीय विभेदन, स्थानिक संगठन, प्रादेशिक विश्लेषण, ये सब क्या है, ये मानव भूगोल के उपागमन है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा कि जो मानव भूगोल का उपागमन नहीं है तो वो है मात्रात्मक क्रांति। ये सब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है। इसके अंदर जो जो क्वेश्चन लिए गए हैं उसमें पहला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पहले आ चुके हैं वो क्वेश्चन लिए गए हैं। सेकंड जो लिए गए हैं सैम्पल पेपर और प्री बोर्ड से लिए गए। इसके अलावा ऐसे क्वेश्चन लिए गए जिनकी बिल्कुल आने की संभावना है और पूरे एकदम कवर कर लिए गए। ऐसी कोई संभावना ही, ऐसे कोई चांसेस ही नहीं कि इससे बाहर कुछ आएगा। नेक्स्ट रह जाता है मानव भूगोल के मुख्य दो जो शाखाएं, तो वो कौन कौन सी, एक भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। मानव भूगोल की प्रकृति निम्नलिखित में से किस प्रकार की है। तो मानव भूगोल की प्रकृति वो समन्वय है। मानव भूगोल की प्रकृति की बात करें तो मानव भूगोल की प्रकृति एकदम समन्वय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ बुक्स के नाम दिए गए हैं वो हार्ड लेवल के हैं थोड़ा, मतलब क्लास 12 के लिए नहीं। तो ये 4 क्वेश्चन हमें छोड़ने होंगे। नेक्स्ट जाता है हमारा, भूगोल के अध्ययन के लिए मानव भूगोल कब एक विशेष शाखा का रूप उभरा। तो जो 19वीं सदी के जो पूर्वार्ध था उस समय ये था, उस समय ये उभरा था। यहाँ पे यदि आप देखें तो ऐसे लाइन से कुछ आंसर दिए गए हैं। यदि कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट रह जाता है मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो ये किसने कहा था, तो ये कुमारी सैंपल जी ने कहा था कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल का उद्भव भौगोलिक अध्ययन की एक विशेष शाखा के रूप में हुआ 19वीं सदी के उत्तरार्ध में। निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो जो राजनीतिक भूगोल है वो एक उप क्षेत्र नहीं। व्यवहारिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और भौतिक भूगोल ये सब उप क्षेत्र है। मानव भूगोल की मुख्य शाखा है, जो मानव भूगोल है उसकी मुख्य शाखा है क्रमबद्ध भूगोल। नेक्स्ट है निश्चयवाद का प्रबल समर्थक जर्मन भूगोलवेता था। निश्चयवाद का प्रबल समर्थक नवनियतिवाद के प्रवर्तक हैं वी डाली डीला ब्लास। न्यू डिटर्मिनिज्म ग्रिफिन टेलर हैं, ग्रिफिन टेलर, सॉरी ग्रिफिन टेलर हैं। नव निश्चयवाद, यहाँ पे नियतिवाद लिखा था तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। नव निश्चयवाद के किसने दिए। मानव भूगोल का अध्ययन करने के लिए लुइसन फेब्रे, वी डाली, लीला ब्लास किस विचारधारा का अनुसरण करते, तो ये संभववाद का समर्थक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्षवाद के समर्थक नहीं है। प्रत्यक्षवाद के समर्थक नहीं है तो वो हंटिंगटन नहीं है। कल्याण परक विचारधारा के समर्थक थे तो वो है डी एम स्थिम, डेविड हार्वे।
कौन, कहाँ, क्या और कैसे। यह वाक्य विचारधारा का मूल वृद्ध है, वो है कल्याण वर्ग। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो वो है अफ्रीका महाद्वीप, जहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक। यहाँ का जनसंख्या वृद्धि दर 2.4% है। पूरे वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड में कितना जनसंख्या वृद्धि दर है? तो वो है 1.4%, पूरे वर्ल्ड का जनसंख्या वृद्धि दर। और अफ्रीका का तो 2.4 है, एज यू नो। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो वो है दक्षिण पूर्व एशिया है, वो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है? तो एक तथ्य नहीं है यानी गलत दिया, तो इसका जो ऑप्शन सी होगा कि 5 से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो लगभग 6 अरब थी। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ पूरे विश्व की जनसंख्या 6 अरब थी। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में 21वीं सदी के प्रारंभ तक विश्व की जनसंख्या कितने गुना बढ़ गई थी? तो लगभग 4 गुना बढ़ गई थी। विश्व में 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश में कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है? तो विश्व की जनसंख्या का 60% भाग इन्हीं 10 देशों में रहता है। मानव बसाव के लिए अनुपयुक्त स्थान कौन सा है? तो पर्वतीय और ऊबड़ खाबड़ प्रदेश है। देखिए, बसाव यानी जहाँ पे मानव बसता है, जहाँ पे मानव के बसने के स्थान है, तो उसके लिए सबसे अच्छी जगह कौन कौन सी होती है? जैसे आर्द्र जलवायु प्रदेश, मैदान तो और अच्छी बात है, लंबे वर्धन काल वाले प्रदेश। तो लेकिन ये पर्वतीय और ऊबड़ खाबड़ ये सही जगह नहीं है मानव बसाव के लिए। प्रति वर्ग किलोमीटर में पाई जाने वाली जनसंख्या को कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है? उच्च जनसंख्या तो अमेजन और जय, तो पूर्व एशिया है वो उच्च जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अधोषित जन्म दर का तात्पर्य है एक वर्ष में एक स्थान में आने वाले व्यक्तियों की संख्या। एक वर्ष में एक स्थान में आने वाले व्यक्तियों की संख्या कहलाती है अधोषित जन्म दर। कुल जनसंख्या और कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात को कहा जाता है कायिक घनत्व। क्या कहा जाता है? कायिक घनत्व। जब कुल जनसंख्या और कुल कृषि क्षेत्र को डिवाइड करेंगे तो वो कायिक घनत्व होगा। कायिक घनत्व इज इक्वल टू कुल जनसंख्या अपन कुल कृषि क्षेत्र। विश्व में जनसंख्या वृद्धि दर वर्तमान में कितना है? तो 1.2% यहाँ दिया, हालांकि ये बढ़कर 1.4% हुआ। दोनों ही सही मानेंगे, वन अप्रोक्स लगभग 1 मान लीजिए, 1.2 और 1.4। किस महाद्वीप में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर है? तो जो यूरोप भैया हैं वो यूरोप महाद्वीप है, वहाँ पे जनसंख्या घनत्व ऋणात्मक है। निम्न जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है? तो जो ठंडी भूमि है वहाँ पे निम्न जनसंख्या होती है। अबाउट 8 मिनट हो चुके हैं। हमें लगभग, ये हमारी मैराथन जैसी ही चल रही है, हमें लगभग 100 क्वेश्चन प्लस हम सॉल्व करने वाले हैं केवल एक ही वीडियो में, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। विश्व में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला किस महाद्वीप में है? तो हमने अभी पढ़ा यूरोप। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस देश में है? तो जो नाइजीरिया है ना, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर है। श्रीलंका में 2 गुना होने में कितना समय, जो जनसंख्या है श्रीलंका की उसको 2 गुना होने में कितना समय लगता है? तो यहाँ की बात करें तो जो श्रीलंका है वहाँ पे 2 गुना जो जनसंख्या होती है ऐसे, उसको होने में लगभग 46 वर्ष लग रहे हैं। 46 वर्ष। नेक्स्ट आ जाता है, विश्व में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो जो पूरा विश्व है उसमें कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। निवास करती है तो लगभग 17.5% जो पॉपुलेशन है वो निवास करती है। निवास करना यानी कि किसी स्थान पर रहना। जनसंख्या निवास। भारत में जनसंख्या दोगुनी होने में कितना टाइम लगता है? तो लगभग 36 वर्ष। देखिए, केवल 10 साल का अंतर है। श्रीलंका में 46 लगता है दोगुनी होने में, भारत में 36 वर्ष। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त राज्य अरब अमीरात में निम्नलिखित
लिंग अनुपात को निम्न किया गया है। तो स्त्रियों का निम्न जनसंख्या दर है। तो सबसे कम परिवर्तनशील अनुपात किस जनसंख्या वर्ग का होता है? तो जो वृद्ध वर्ग होता है उनका परिवर्तनशील अनुपात कम होता है। आयु और लिंग पिरामिड क्या प्रदर्शित करता है? तो आयु और लिंग की संरचना को प्रदर्शित करता है। बहुत सरल है। आयु और लिंग पिरामिड क्या प्रदर्शित करता है? आयु और लिंग की संरचना। आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक और आयु वर्ग कौन सा है? तो प्रौढ़ वर्ग है। विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है? तो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, उत्तरी अमेरिका। तो जो उत्तरी अमेरिका है वो सर्वाधिक नगरीकृत है, यानी सबसे ज़्यादा शहरी महाद्वीप है। अब हम भारत की बात करें तो भारत का कौन सा हिस्सा? तो गोवा सबसे ज़्यादा, गोवा है वहाँ पे सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या रहती है। इसके बाद तमिलनाडु में। ऐसा ही यहाँ पे भी पूछ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या कहाँ रहती? तो उत्तरी कनाडा में शहरीकृत। लिंग अनुपात, कुल जनसंख्या पन पुरुषों की जनसंख्या। तो जो लिंग अनुपात है स्त्रियों की जनसंख्या पन पुरुषों की जनसंख्या मल्टीप्लाई बाय 100 होते हैं। चौड़ा आधार और पतला होता है शीर्ष आकृति वाला पिरामिड। ये जो क्वेश्चंस हैं ये गलती से कंपोजिशन से ले लिए गए हैं। कंपोजिशन, क्योंकि जब ये जो क्वेश्चन बनाया गया उस टाइम क्या हुआ था, सीबीएसई ने क्लियर सिलेबस नहीं किया था। तो ये एक दो क्वेश्चन है जो गलती से रह गए हैं, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। तो बच्चे, वृद्ध और सेवानिवृत्त व्यक्तियों, गृहिणियों, विद्यार्थियों की जनसंख्या वर्ग रखा जाता है। तो कौन सी में रखा जाता है? तो नगरीय जनसंख्या में। एशिया का कौन सा देश उच्च मानव विकास की श्रेणी में है? तो जो एशिया का है वो जापान उच्च मानव विकास की श्रेणी में। यदि आप देखें तो श्रीलंका भी नहीं है और भारत तो है ही नहीं, वो मध्यम जनसंख्या की श्रेणी में है। तो हमारा जापान वो उच्च जनसंख्या की श्रेणी। पूरे वर्ल्ड की बात करें तो नॉर्वे है और एशिया की बात करें तो जापान। नेक्स्ट, 1951 में भारत में साक्षरता दर कितनी थी? तो लगभग 18% थी 1951 में भारत में साक्षरता। जनसंख्या की आयु संरचना का अर्थ है विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या। ऋणात्मक वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर दिखलाने वाला देश कौन सा है? तो वो है रूस। ऋणात्मक वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर। इनमें से बात करें अब और करें तो लेटविया है, क्योंकि लेटविया यहाँ ऑप्शन ईच में नहीं है तो हमने रशिया भी मानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जनसंख्या की आयु संरचना सबसे अधिक, सबसे अच्छी प्रदर्शित करती है जो आयु संरचना है तो वो जो है वो पिरामिड आरेख द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। नेक्स्ट है जनांगीय संक्रमण दूसरी अवस्था कौन सी, दूसरी अवस्था में कौन है? तो जो अफ्रीका है वो दूसरी अवस्था में, क्योंकि ये सब तो पहली अवस्था में, चिली पहली अवस्था में, फ्रांस और कनाडा ये सब पहली। जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की तीसरी अवस्था में कौन सा देश है? तो जो चिली है वो तीसरी अवस्था में है। अफ्रीका है दूसरी अवस्था में, कनाडा और फ्रांस पहली अवस्था में। जनांगीय संक्रमण सिद्धांत में चौथी अवस्था में कौन सा देश है? देखिए चौथी अवस्था में, चौथी अवस्था की जब हम बात करते हैं तो जो फ्रांस है, ये चौथी अवस्था तो होती ही नहीं है, ये पहली अवस्था है। सॉरी, गलती से टाइपिंग। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोच्चम वर्णन करता? तो गुणवत्ता में धनात्मक परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? तो जो मिस्र है वो उच्च मानव विकास वाला देश नहीं है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम विकास के स्तर को मापने के लिए आकांक्षा और आधार जो है वो है समृद्ध और धनाढ्य होना। समृद्ध और धनाढ्य होना ये एकदम अजीब सा है। शिक्षित और ज्ञानवर्धन नेक्स्ट, विकास का तात्पर्य है जीवन में गुणवत्ता, जीवन में गुणवत्ता आना चाहिए। मानव विकास को पैमाना को जो नापा जाता है वो नापा जाता है 0.50 से लेकर 0.79। हालांकि इसका रियल देखें ये अप्रॉक्स दिया हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली हम देखें तो ये 0 से लेकर 1 के बीच नापा जाता है। मानव विकास सूचांकन, मध्यम वर्ग की बात हो रही तो मध्यम वर्ग यही होगा। देखिए याद रखना कि जो 3 से 5, 5 से 7, वो 7 से 10 या 9, तो जो है ये मध्यम वर्ग है 5 से 7। तो 5 से 7 यहाँ देखें
तो कुछ इससे लगभग अप्रॉक्सीमेटली मिल रहा है। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक में सबसे निचले पायदान पर कौन सा देश है? तो जो नाइजीरिया है ना, वो सबसे निचले पायदान पर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मानव कारक विकास की उन्नति नहीं करता? तो जो युद्ध और अराजकता है ना, ये नहीं करता। संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास कार्यक्रमों में कब से मानव विकास प्रतिवेदन प्रदर्शित किया गया? तो 1990 से प्रदर्शित किया गया। इसको किसने किया था? तो डॉक्टर महबूब उल हक, ये पाकिस्तान के थे। तो बी है, डॉक्टर महबूब उल हक अर्थशास्त्री थे पाकिस्तान के। मानव विकास सूचांकन, मानव विकास सूचांकन द्वारा प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा प्रस्तुत किया? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। मानव विकास मापन का सूचांकक है। तो मानव विकास सूचांकन और मानव गरीबी सूचांकन, तो ये ए और बी दोनों ही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, मानव विकास में कौन सी प्रक्रिया जीवन पर्यंत करती है? तो जो विकास है वो जीवन पर्यंत करती है। मानव विकास के स्तंभ नहीं, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण, ये 4 स्तंभ है। तो यहाँ स्वतंत्रता की तो बात ही नहीं हो रही, तो ये आप निकल जाओ स्वतंत्रता जी। निम्नलिखित देशों में से किस देश में शहरी कृषि सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया? तो डेनमार्क में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। डेनमार्क में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि के प्रकार विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया? तो ये जो रोपण कृषि उसका विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया। निम्नलिखित प्रदेशों में से किस में विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि नहीं की जाती? तो विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि का यदि एक मैप देखें तो जो विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि है, तो यहाँ पे यदि आप देखें, इमेजिन कीजिए वर्ल्ड मैप है एक, यदि हम इमेजिन करें तो यदि आप देखें तो यहाँ नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे इसे कहा जाता है प्रेयरीज। क्या कहा जाता है? प्रेयरीज। नीचे आ जाता है तो यहाँ कहा जाता है पंपास, पंपास प्रेयरी। नेक्स्ट है इधर जो यहाँ पे यूरोप का हिस्सा है, यहाँ पे कहा जाता है इसको स्टेपीज, स्टेपीज। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में इसे कहा जाता है डाउन्स। यदि आप देखें तो ये डाउन में आ जाता है, तो इसे डाउन्स कहा जाता है। और यहाँ पे नीचे जो वो है न्यूजीलैंड, वहाँ पे इसे कैंट बेट्री कहा जाता है। तो यदि आप देखें तो ये चारों, ये 6 जो पॉइंट है उनको याद रखना है। यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका कहा जाता है। तो कनाडा, अमेरिका और कनाडा में प्रेयरी कहा जाता है, प्रेयरी हमने डिस्कस कर लिया। यूरोप में स्टेपीज कहा जाता है, अर्जेंटीना में पंपास। लेकिन अमेजन बेसिन का कहीं पे ऐसा कुछ मिलता नहीं है, तो डी यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती? तो भूमध्य सागरीय कृषि है, वहाँ पे खट्टे रसदार कृषि की जाती है। मानव विकास आर्थिक क्रियाकलापों को प्रमुख रूप से कितने भागों में बांटा गया? तो प्रमुख रूप से हम 4 भागों में बांटते हैं। हालांकि जब आप 11th 10th में थे तब तक यहाँ पे 3 क्रियाकलाप पढ़ते थे, लेकिन 12th की जब हम बात करें तो वहाँ पे 4 क्रियाकलाप में बांटा गया, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थक। कालाहारी और आखेटक संग्रहण किस नाम से जाना जाता है? तो जो सान नाम से भी जाना जाता है कालाहारी। अफ्रीका में आखेटक संग्रहण किस नाम से जाने जाते हैं? तो पिग्मी नाम से जाने जाते हैं, पिग्मी। दक्षिण भारत में आखेटक संग्रहण को किस नाम से जाना जाता है? तो पालियान नाम से जाना जाता है। पिन पिंटूपी आखेटक तथा संग्रहक निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। पिनटुम्पी, पिनटुम्पी लैंड लैब्रेडोर में आखेटक संग्रहण को किस, तो ये कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन दे दिए गए हैं। यदि आप देखें ये यूपीएससी, एसएससी ऐसे लेवल के ऐड कर दिए गए हैं इसमें। तो ये जो हैं यहाँ पे जो अखेटक संवर्धन, ये 3 क्वेश्चन है और इसके ऊपर का, इनको यदि नहीं बन रहे हैं तो कुछ करना बहुत ज़रूरी नहीं, लेकिन बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। प्राथमिक व्यवसाय नहीं है तो अखेटक मत्स्य पालन, संग्रहण, सूती वस्त्र बनाना, ये द्वितीयक संग्रह बात आ जाती है, द्वितीयक व्यवसाय हो जाता है। तो प्राथमिक है आखेटक मत्स्य पकड़ना यानी मछली पकड़ना और संग्रह। निम्नलिखित में से कौन सा देश चालवासी पशुचारण पाया जाता है?
तो जो सऊदी अरब है वहाँ पे चालवासी पशुचारण पाया जाता है। सऊदी अरब में चालवासी पशुपालन पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में विश्व कितने तो लगभग विश्व की आधी भेड़ है ना, केवल ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती हैं। रेडियर कहाँ कहाँ पाला जाता है? तो शीत और टुंड्रा प्रदेशों में रेडियर पाला जाता है। खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश सऊदी अरब है। खनिज तेल का गुज्जार और बकरवाल किस प्रदेश के निवासी हैं? तो ये पर्वतीय प्रदेश या हिमालय प्रदेश हम बोल सकते हैं, ये पर्वतीय देश प्रदेश के नहीं। स्थानांतरित कृषि नहीं है। तो झूमेल रोका, लेकिन रोपा रेशम कृषि वो एक स्थानांतरित कृषि नहीं। पृथ्वी में सबसे अधिक क्षेत्र पर पैदा किए जाने वाली फसल कौन सी है? तो जो गेहूं है वो सबसे अधिक क्षेत्र में पैदा किया दिया। फ्रांस देखें, इंडिया, चाइना, इन सब में ज़्यादातर गेहूं ही उत्पादित किया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है? तो कपास है वो खाद्य फसल नहीं है। कपास यानी जो रुई हुई होती है ना, रुई तो खाते थोड़ी हैं, तो वो खाद्य फसल नहीं है। निम्नलिखित में से किस खाद्य फसल की उपज सर्वाधिक है? तो आलू है, उसकी उपज सर्वाधिक है। देखिए लगभग हमने 91 क्वेश्चन कर लिया और एकमात्र यूट्यूब चैनल है जो 20 मिनट में 100 क्वेश्चन करवा दिया। कैन यू इमेजिन कि 20 मिनट में कोई 100 क्वेश्चन करवा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल श्रम प्रधान है? तो चावल जो फसल है वो एक श्रम प्रधान है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादक किस देश में किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में मक्का सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। जब एक ही खेत में एक ही वर्ष में दो या दो से अधिक फसलें उत्पन्न की जाती हैं तो ऐसी कृषि कहलाती है बहुफसली कृषि। क्या कहलाती है? बहुफसली कृषि। निम्नलिखित में से कौन सी उपज उष्णकटिबंधीय और जो शिक्षक है वो किस का? तो तृतीय क्रियाकलाप है। सेवाएं तृतीय क्रियाकलाप है। आधुनिक युग में महिलाओं की संख्या किस क्रियाकलाप में बढ़ी है? तो जो तृतीय क्रियाकलाप है वहाँ पे महिलाओं की संख्या बढ़ी है। नेक्स्ट है विश्व में रोजगार के अवसरों की वृद्धि किस व्यवसाय में बढ़ रही है? तो जो तृतीय उच्च बौद्धिक व्यवसाय में लगे लोग किस प्रकार के क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं? तो चतुर्थक क्रियाकलाप। विज्ञापन, कानून, सेवाएं, जनसंपर्क, परामर्श किस प्रकार के क्रियाकलाप है? तो वाणिज्यिक सेवाएं। वैश्विक कंपनियों में के सर्वाधिक मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। निम्नलिखित में से कौन सा देश इंटरनेट द्वारा अच्छी तरह जुड़ा हो नहीं है? तो भारत वो इंटरनेट द्वारा अच्छी तरह जुड़ा नहीं। यूरोप का प्रमुख वैश्विक नगर कौन सा है? तो लंदन है वो प्रमुख वैश्विक। एशिया का प्रमुख वैश्विक नगर कौन सा है? टोक्यो। विश्व में प्रमुख नगर, विश्व के प्रमुख नगर कौन से हैं? तो लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो। और सबसे कम वैश्विक कंपनियों का मुख्यालय कहाँ? तो मैक्सिको में। बाह्य स्रोतन का व्यावसायिक क्रियाकलाप है मानव संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी उपयोग। निम्नलिखित में से चतुर्थक क्रियाकलाप का उदाहरण नहीं है? तो चिकित्सा, शिक्षा तक अनुसंधान, ये सभी नहीं है। शिक्षक जो है वो नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रियाकलाप ग्रामीण बस्तियों की आर्थिक क्रिया है? तो प्राथमिक क्रिया। 2006 के प्रारंभ भारत में कितने प्रतिशत मिलियन सिटी थी? तो लगभग 2006 में भारत में 40 मिलियन सिटी थी। विकासशील देशों की जनसंख्या में सामाजिक ढांचे और विकासशील आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस प्रकार की संसाधनों की आवश्यकता होती है? तो वित्तीय। नदी, घाटियों तथा उपजाऊ मैदानों में पाई जाने वाली ग्रामीण बस्तियां कहलाती हैं साहंत कृषि। जो नदी, घाटियों
और उपजाऊ मैदानों में पाई जाने वाली ग्रामीण बस्तियां वो सहन कृषि कहलाती। पर्वतीय, पठारी और उच्च भूमि के क्षेत्रों में पाई जाने वाली बस्तियां रैक प्राकीर्ण कृषि। प्राकीर्ण 250 से अधिक जनसंख्या वाली बस्तियों किस देश की नगरीय बस्तियां कहा जाता है? तो डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड सब में कहा जाता है। निम्नलिखित में से नगर सुनियोजित है। तो यदि हम चंडीगढ़ की बात करें तो वो एक सुनियोजित है कंपैरिजन टू पटना, जम्मू और कानपुर के कंपैरिजन में। नगर है। यदि हम जोधपुर देखें तो ये एक धार्मिक नगर है। वाराणसी, जोधपुर भी ऐसे ही है। कोच्चि एक पोर्ट है वहाँ पे। तो नेक्स्ट है मुगल सराय और इटारसी किस प्रकार के नगरों के उदाहरण है? तो जो परिवहन के नगर है, यदि हम मुगल सराय देखें और जो इटारसी, वो एक प्रकार के परिवहन नगर है। विकासशील देशों में अप्रत्याशित नगरीय वृद्धि का मुख्य कारण है औद्योगिक विकास, आधान अनाधिकृत बस्तियों की उत्पत्ति, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर, अनिकृष्ट आवासीय व्यवस्था, मलिन बस्ती। धारावी एक सबसे मलिन बस्ती है भारत की। कहाँ की है? भारत की। धारावी भारत में कहाँ है? मुंबई के पास, याद रखना मुंबई। कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये सब महाराष्ट्र में। मेगा सिटी शब्द का प्रथम प्रयोग सब किसने किया था? तो एडमसन ने किया था। एडमसन ने। मेगा सिटी नहीं है। दिल्ली, करनाल, टोक्यो, ढाका। तो करनाल है वो एक मेगा सिटी नहीं। जब किसी नगर में 10 लाख से अधिक जनसंख्या हो तो वो कहलाता है शहर। मिलियन सिटी। मिलियन सिटी। किस शताब्दी में विकसित देशों में से नगरीकृत तेजी से हुआ? तो 19वीं शताब्दी में। सांस्कृतिक नगर का उदाहरण है उपर्युक्त सदी। ये सभी मक्का, बनारस और जैसलमेर। यदि आप देखें तो मक्का मुस्लिम के लिए, बनारस हिंदुओं का एक धार्मिक सांस्कृतिक नगर, और जैसलमेर यहूदियों का है। मेनली इसमें यहूदी, क्रिश्चियन तीनों ही धर्म आ जाते हैं। तो प्रतिरक्षा नगर का उदाहरण है प्रतिरक्षा यानी छावनी या मेरठ। तो ये मेरठ, हिसार और अंबाला सब आ जाते हैं। अब कुछ एमसीक्यू तो हमने देख लिए, लेकिन कुछ ऐसी बात आ जाती हैं जो मतलब एक वर्ड के क्वेश्चन देख लेते हैं, वन वर्ड में जो आंसर देने। केवल कुछ ही हैं, बहुत कम है जो हम देखेंगे। हालांकि अभी हमने लगभग 132, यदि हम 130 या अप्रॉक्स माने तो हमने 130 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। निश्चयवाद का प्रवर्तक कौन है? तो रेड जेल। मानव भूगोल किसकी प्रमुख शाखा है? तो क्रमबद्ध भूगोल की। अभी हमने पढ़ा, उसी का ये एक रिवीजन समझ लीजिए, एक शॉर्ट रिवीजन है, लेकिन ये डिफरेंट क्वेश्चन है इसमें उसी से। व्यवहारवाद के प्रतिपादक किसने किए? तो संप्रदाय ने। गेस्टटाल्ट संप्रदाय। कौन, कहाँ और क्या और कैसे? वाक्य विचारधारा का मूल बिंदु कल्याण परक विचारधारा। मनुष्य प्रकृति का दास है। यह भूगोल किस विचारधारा को? निश्चयवाद की विचारधारा। पर्यावरणीय निश्चयवाद की विचारधारा को दर्शाता है। आधुनिक मानव भूगोल के जनक या संस्थापक किसे कहा जाता है? तो रेड जेल को। नव निश्चयवाद ग्रिफिन टेलर है। रेड जेल कहाँ के थे? तो जर्मन के थे। याद रखना भैया, ये क्वेश्चन पूछ लेगा। रेड जेल कहाँ के थे? तो जर्मन के थे। ईसा पूर्व जन्म के विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो 30 करोड़ थी। सोचिए, एक उस समय भारत की जनसंख्या भी 138 करोड़ हो गई है और पूरे विश्व की जनसंख्या उस समय 30 करोड़ थी ना। एक 20वीं शताब्दी के प्रारंभ विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो 1.6 अरब। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 6 अरब थी। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में 21वीं शताब्दी में कितने गुना बढ़ गई? तो लगभग 4 गुना बढ़ी। मानव बसाव के लिए उपयुक्त स्थान है पर्वतीय और उबड़ खाबड़ प्रदेश, ये उपयुक्त स्थान नहीं। प्रति वर्ग किलोमीटर में पाई जाने वाली जनसंख्या क्या कहलाती? जनसंख्या घनत्व। कुल जनसंख्या को कृषि और अनुपात में तो कायिक जनसंख्या विश्व क्या का कितने प्रतिशत रहता है? तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। ये सेम ही है, कोई कुछ खास चेंज नहीं किया मैंने। तो एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए, मैंने आपका टाइम बचाने की कोशिश की है, बहुत कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन
सॉल्व करवाने की कोशिश की है ताकि आप इन्हें पूरा कर सके। अब कुछ देख लीजिए, 2 मिनट बस आप और रुक जाइए। ये देख लीजिए, जैसे GNH कहाँ का आधिकारिक माप घोषित किया गया, तो भूटान का आधिकारिक माप घोषित किया गया। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस HPI का है। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, देखिए सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता कहाँ की अवधारणा प्रस्तुत की थी, भूटान ने। मानव विकास का कितने स्तंभ है, तो 4 स्तंभ में समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण। निचले पायदान पर नाइजीरिया है। स्कोर कितने के बीच है, किन देशों में स्कोर, मध्यम देशों में। तो कुछ ये बातें हैं जैसे आपको ये याद रखनी चाहिए। फूलों की किसी क्या कहलाती, पुष्प उत्पादन। यहाँ पे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए। प्राइमरी एक्टिविटी से यदि आप देखें तो हमने बहुत कम ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 130 तो सॉल्व किए हैं, लेकिन बहुत कम ही क्वेश्चन सॉल्व किए। नेक्स्ट है सहारा व एशिया मारुस्थल में कौन सा पशु पाले जाते हैं, तो भेड़, बकरी, ऊंट। तो आई होप आप ये समझे होंगे। ये बहुत बड़ी बुक है जो रिटेन लिखी हुई है। आपको लग रहा होगा ये कुछ अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड है, लेकिन आप भी इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस देख सकते हैं जो आ गए हैं, क्योंकि इसमें हार्ड लेवल का थोड़ा बताया गया। हार्ड लेवल को भी थोड़ा ध्यान में रखा गया है। मतलब CBSE किसी भी मतलब हार्ड लेवल अभी दे तो उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। सो एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।